ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग के साथ ही खुद भी चुनाव लड़ने का दावा किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता की मांग पर आदित्य का नाम बदायूं सीट के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी। वहीं शिवपाल यादव ने इटावा से बीजेपी का पत्ता साफ करने की बात कही है, क्योंकि शुरुआत में बदायूं सीट से शिवपाल यादव की लड़ाई कि उनके बेटे आदित्य को मैदान में उतारा जाएगा। ने मांग करी है कि एवा चाहिए। जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम आपका है? बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे भी लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत करिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग के साथ ही खुद भी चुनाव लड़ने का दावा किया है। हालांकि बदायूं सीट से शिवपाल यादव के लड़ने की जानकारी सामने आ रही थी। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता की मांग पर अब आदित्य यादव का नाम बदायूं सीट के लिए भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे। वहीं शिवपाल यादव ने इटावा से बीजेपी का पत्ता साफ करने की बात कही है। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव और साफ तौर पर ये बड़ी चुनौती देते हुए बीजेपी को। दो तस्वीरें, बेटे के लिए बदायूं सीट की मांग, एक तरीके से पॉलिटिकल करियर अपने बेटे आदित्य यादव का सिक्योर करने की कोशिश शिवपाल यादव की ओर से की जा रही है। लेकिन एक बात यह भी साफ कर दी गई है कि भले मैं बदायूं सीट से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं किसी और सीट से चुनाव लड़ूंगा, यानी कि मैं अपने बेटे को चुनाव लड़वाऊंगा भी और खुद भी चुनाव लड़ूंगा। और वहीं शिवपाल यादव पर हमला करते हुए बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा है कि जनता बताएगी कि किसका पत्ता साफ होगा और कौन पूरा साफ होगा। विपक्षी दल है, वो साफ करने की बात तो करेंगे, लेकिन ये तो जनता को तय करना है किसको साफ करेंगे और किसको हाफ करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को हाफ नहीं करेंगे, जनता साफ करेंगे। और सीधा हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेंगे। अमित, जिस तरीके से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा भी लड़वाऊंगा, वो खुद कौन सी सीट से उतरने वाले हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी? पॉलिटिकल करियर क्या अपने बेटे का बनाना चाह रहे हैं? देखिए, अंकिता, ये साफ था कि शिवपाल यादव अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए पहले खुद का नाम अनाउंसमेंट कराया और उसके बाद बदायूं में जिस तरीके से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, चुनावी सभाएं की, और उन चुनावी सभाओं में डोर टू डोर कैंपेन में उन्होंने बदायूं की जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कैडर को यह साफ संदेश दिया कि आदित्य वहाँ बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। और आदित्य इस वक्त, जो न्यूज 18 इंडिया के पास जानकारी है, आदित्य इस वक्त बदायूं में पहुंच चुके हैं और वो थोड़ी देर बाद अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। भले ही अभी तक अनाउंस नहीं हुआ टिकट से, लेकिन परिवार में बैठकर चर्चाएं इस बात पर हो गई थी, अखिलेश यादव से बातचीत हो गई थी और जाहिर तौर पे आदित्य का जो ऑफिशियल टिकट अनाउंसमेंट है वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ी देर में या कुछ दिन में हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताएं कि शिवपाल यादव का जिस तरीके से दावा है कि चुनाव लड़ूंगा और लड़वाऊंगा भी, तो शिवपाल यादव ने पहले ही ये इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर पार्टी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक अगर चाहेगा कि उन्हें किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए तो वो जरूर लड़ेंगे। लेकिन उनका अगर पर्सनल कोई राय मांगे तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने बदायूं का जो पूरा प्लेटफॉर्म है लोकसभा सीट, उन्होंने पहले अपने बेटे के लिए तैयार किया है। औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। शुक्रिया। तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव भेजा और इस प्रस्ताव में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। हालांकि शुरुआत में जानकारी यह आ रही थी कि बदायूं से खुद शिवपाल यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से शिवपाल यादव कहते रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और लड़वाऊंगा भी, लेकिन शुरुआत में शिवपाल यादव की ओर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया गया था। तो शिवपाल यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव इस बाबत भेजा है। तो कुल मिलाकर जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो अपने बेटे आदित्य यादव के पॉलिटिकल करियर को सेट करने के लिए शिवपाल यादव की ओर से सजा दिया गया है, बना दिया गया है। और जो प्रस्ताव अखिलेश यादव को भेजा गया, इस प्रस्ताव में बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। हालांकि ये साफ नहीं है कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ते हैं तो कौन सी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। हालांकि आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब इस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है और शिवपाल के साथ धर्मेंद्र यादव ने भी आदित्य यादव के नाम का समर्थन किया है। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है,
तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। तो अब जिस सीट के लिए ये पूरी बहस शुरू हो गई है, उसका सियासी गणित भी आपको समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या वजह है कि ये सीट इस टाइम चर्चाओं का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी का सबसे पहले तो जान लीजिए कि बदायूं लोकसभा सीट गढ़ रही है। 1996 से 2014 तक बदायूं में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी के टिकट पर संघमित्रा मौर्य जीती थी, हालांकि अब की बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। बदायूं में सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये बड़े कारण है कि आज बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ है और चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की जानकारी आ रही थी, लेकिन आदित्य यादव के लिए प्लेटफॉर्म सज कर तैयार करवा दिया गया है। लोकसभा का समीकरण बदायूं सीट पे जारी है कि सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी यहां से जीती है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है वो यहां पर काबिज रही है। गढ़ माना जाता रहा है बदायूं सीट को। तो आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त राहुल गांधी वायनाड पर है, आज ही नामांकन भरेंगे और देखिए तस्वीरों में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। के सुरेंद्रन वो शख्स हैं जिन्होंने, एक तो सबसे पहले जानिए कि केरल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दूसरा सबरीमाला में महिलाओं की अगुवाई के लिए, मंदिर में प्रवेश के लिए उन्हें जाना जाता है और मुकाबला अब की बार त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी को चुनावी मैदान में वायनाड सीट से उतारा गया था। हालांकि पहले वो अमेठी सीट से लड़ते रहे हैं, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। अब क्योंकि सीपीआई के कैंडिडेट वहीं बीजेपी के सुरेंद्रन और राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, तो जाहिर तौर पर अब की बार वायनाड में ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और समझिए, आज राहुल गांधी नामांकन भरेंगे, वहीं कल स्मृति ईरानी 4 मार्च को के सुरेंद्रन बीजेपी के वायनाड से कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगी। एक विजन समझिए, एक स्मृति ईरानी वही कैंडिडेट है जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया और अब क्योंकि राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए दोबारा से, ऐसे में स्मृति ईरानी को ही बीजेपी ने वायनाड भेजा है। 4 तारीख को यानी कि कल के सुरेंद्रन नामांकन भरेंगे और नामांकन से पहले स्मृति ईरानी के साथ वो एक रोड शो करेंगे और रोड शो के दौरान स्मृति ईरानी के सुरेंद्रन के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पिछली बार साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भारी मतों के साथ राहुल गांधी की जीत हुई थी और अब रोड शो देखते हुए आप लोग। और महाराष्ट्र में महायुति में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर पेच सुलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर शिंदे गुट ने अपना दावा छोड़ दिया है। पहले शिंदे गुट इस सीट से किरण सामंत को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी के साथ हुई कई बैठक के बाद शिंदे गुट ने इस सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है और अब इस सीट से बीजेपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को टिकट दे सकती है। यानी कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर जिस तरीके से खींचतान बनी हुई थी वो साफ हो गई है और मामला जो है, जो पेच फंसा हुआ था, वो पूरी तरीके से सुलझता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर शिंदे गुट ने पहले दावा किया था, लेकिन अब ये दावा छोड़ दिया है। पहले शिंदे गुट इस सीट से किरण सावंत को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद, इस बैठक के बाद शिंदे गुट ने इस सीट पर अपना दावा छोड़ दिया। और वहीं महाराष्ट्र के सांगली सीट को लेकर कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। इस सीट पर उद्धव गुट ने चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस के कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि पूर्व मंत्री और सांगली से विधायक विश्वजीत कदम समेत कई नेताओं ने पार्टी की बैठक से दूरी बना ली है। तो खींचतान इस वक्त कम होती दिखाई नहीं दे रही है महाविकास आघाड़ी में और सांगली सीट को लेकर अब एक बार फिर से रस्साकशी देखने को मिल रही है। वहीं एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। पहले इस सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन इस सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा होने की वजह से शिंदे कैंप यहां से किसी मराठी कैंडिडेट को उतार सकता है और इस सीट पर मराठी कलाकार सचिन खेडेकर और शरद पोक्षे के नाम की चर्चा लगातार बनी हुई है। खबर यह भी आ रही है कि उद्धव गुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वाइकर को भी टिकट दिया जा सकता है।
तो आपको बताएं, शुरुआत में जानकारी आ रही थी कि मुंबई की जो नॉर्थ वेस्ट सीट है उस सीट से एक्टर गोविंदा को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन जब पार्टी ने मंथन चिंतन किया उसके बाद ये महसूस किया कि इस सीट पर मराठी वोटर्स जो हैं वो ज्यादा हैं और इसीलिए पार्टी की ओर से मन बनाया गया है कि मराठी उम्मीदवार ही मैदान में उतारा जाएगा। तो चलिए अब आपको मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का गणित भी समझा देते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ से मराठी कैंडिडेट को उतारने की तैयारी चल रही है। दरअसल साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा था। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना के गजानन कीर्तिकर उम्मीदवार थे। गजानन कीर्तिकर ने बड़े अंतर के साथ संजय निरुपम को हराया था। शिवसेना में टूट के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे कैंप के साथ आ गए, लेकिन गजानन के बेटे अमोल ने उद्धव शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा और साल 2024 में उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को यहां से प्रत्याशी बना दिया। यानी कि बाप बेटे आमने सामने होते अगर गजानन कीर्तिकर इस सीट से चुनाव लड़ते तो। महायुति इस सीट पर बड़े मराठी चेहरे की इस वक्त तलाश करती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट जो है आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में 4 से 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने अपनी पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तो महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगा। पहली लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि इस दूसरी लिस्ट में 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, जबकि 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम के साथ ही पहली लिस्ट पहले ही एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से जारी की जा चुकी है। और महाराष्ट्र से ही एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल आज शिवसेना गुट में शामिल हो सकते हैं। जलगांव से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे ये। बीजेपी ने जलगांव से उनकी जगह स्मिता वाघ को उम्मीदवार बनाया है, कैंडिडेचर दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल आज शिवसेना उद्धव गुट में शामिल होंगे। जलगांव से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और यही वजह है कि बीजेपी ने अब जलगांव से उनकी जगह स्मिता वाघ को उम्मीदवार बनाया है और स्मिता वाघ को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी थी। तो महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ शरद पवार गुट अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगा, वहीं सांगली सीट को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल आज शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं। और उद्धव गुट का हाथ पकड़ने की बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह स्मिता वाघ को चुनावी मैदान में उतारा है और टिकट न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे। और यही वजह है कि उन्मेष पाटिल ने पाला बदलने का ठाना और आज जानकारी आ रही है कि शिवसेना उद्धव गुट का हाथ दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो जहां महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अब भी कई सीटों पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है, वहीं जो पेच कई सीटों पर फंसे हुए थे उन्हें सुलझा लिया गया है महायुति में। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, उनके आरोप निराधार हैं। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि उन्होंने माफी मांगने का समय दिया गया था उन्हें, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसलिए वो अब उन पर मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। आपको बताएं कि आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ने उनके किसी करीबी को उन्हें बीजेपी में शामिल होने का लालच दिया है, ऑफर दिया गया है। और इसी पर अब बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल कर दिया है, डेफेमेशन का केस दाखिल कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, उनके आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना है कि उन्होंने उन्हें माफी मांगने का समय दिया था, उनसे कहा था कि जो स्टेटमेंट्स उनकी ओर से जारी किए गए हैं उन पर वो माफी मांग लें, लेकिन आतिशी की ओर से माफी नहीं मांगी गई और इसीलिए अब उन पर मानहानि का नोटिस भेजा गया है, उन पर डेफेमेशन का नोटिस भेजा गया है। तो आतिशी के खिलाफ मानहानि का नोटिस, लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है जब से आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है और उनके किसी करीबी को कांटेक्ट किया गया। इसी बात को लेकर अब पूरा ये घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया।
मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में